दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने वीडियो राजनीतिक दिग्दर्शन में यह देखूंगा कि आज़ादी के 75-78 साल हो गए और यह अमृत काल है, जैसा कि हमारी सत्तारूढ़ दल ने घोषित किया है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आम जनमानस की क्या हालात थी, मैं इस पर एक शुरू से लेकर के और आज तक विहंगावलोकन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और इस विहंगावलोकन से कुछ जो बिंदु हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात तो ये जानना है कि आखिर में आज़ादी जो है वो क्या है। आज़ादी वह व्यवस्था है जहां आम आवाम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और न्यायिक रूप से अपने विवेक का इस्तेमाल करती है, अपनी प्रगति के लिए संवैधानिक रूप से सेवा और व्यवसाय का चयन करती है और अपने देश, समाज, परिवार के प्रति समर्पित रहती है। बिंदु नंबर 2, ऐसी आज़ादी भारत में सिर्फ बौद्धिक धम्म व्यवस्था में रही है और ईस्वी पूर्व 180 में इस आज़ादी को क्रूरता से कुचल दिया गया। धार्मिक अधिनायकवादी वैचारिकता प्रभावी हो गई। इस विषय में ये कहना है कि ईस्वी पूर्व 180 में ज्यों ही अंतिम बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है पंडित पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और यहाँ के आम जनता की जो आज़ादी थी धार्मिक रूप से और अन्य सारे रूपों से, उसको तहस नहस कर दिया गया और पूरे भारत में बौद्धिक व्यवस्था को, बौद्ध व्यवस्था को, बौद्ध धम्म की व्यवस्था को बिल्कुल ही समाप्त करने की चेष्टा की गई और इसमें लाखों बौद्धों का कत्ल कर दिया गया और बौद्ध स्थलों को समाप्त कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, इस तरह हम पाते हैं कि आम आवाम की हर तरह की आज़ादी का पतन हो गया और वह आज तक यानी 2700 सालों तक कभी देसी और कभी विदेशी शासकों की वजह से बुरी तरह कराहती रही। पॉइंट नंबर 4, तमाम संघर्षों और बलिदानों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो मिली, मगर भारत धार्मिक रूप से खंडित हो गया। कहने का मकसद ये है कि जो अशोक के समय, जिसे हम अशोक महान कहते हैं, वह जो व्यवस्था थी भारत की, भारत की, बृहत्तर भारत की, यानी बर्मा से लेकर के ईरान तक और इधर चाइना से लेकर के लंका तक, इसमें जो सारे देश समाये हुए थे वो सब धीरे धीरे तो खंडित होते गए, लेकिन 1947 में जब आज़ादी मिली तो भारत भी 3 खंडों में धार्मिक आधार पर खंडित हो गया। खैर, उस समय की 1947 की या हमारे जो लोग थे उनकी कुछ मजबूरियां रही, इस पर मैं नहीं आज जाऊंगा। और इसके
विश्लेषण मैं किसी अगले वीडियो में कभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ और कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। आइए पॉइंट नंबर 5। इस खंडित रूप से भारत की राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने के विभिन्न लोगों के तर्क और विचार अलग अलग हैं, लेकिन अपरिहार्य हालातों में हो सकता है हमारे नायकों को मजबूर कर दिया गया हो। कहने का मतलब है कि यह जो आज़ादी मिली, कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की मजबूरियां पैदा की गई, धार्मिक नायकों द्वारा भी और अंग्रेज़ों द्वारा भी। तो फिलहाल आइए बात आगे। बिंदु नंबर 6। विगत 2700 सालों में आम जनता देशी शासकों के मनमुखीपन और मनवादी बौद्धिक जगत के नियंताओं की वजह से तमाम तरह के प्रतिबंधों के कारण नारकीय जीवन अनचाहे व्यवस्थाओं में जीने के लिए अभिशप्त रही है। मतलब बौद्ध काल के बाद लगभग 2700 सालों में, आप इसको इस आज़ादी को भी ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो शासक वर्ग है वह उस वर्ग से है जो कहीं न कहीं उसका हित टकराता रहा है, जिसके वजह से यहाँ की आम आवाम को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वह आज तक उपलब्ध नहीं है, बल्कि उसे और भी पीछे ले जाने की सारी कवायदें की जा रही है। पॉइंट नंबर 7। 500 वर्षों तक मुगल शासकों ने अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण देसी बौद्धिक मनुवादी नियंताओं की मनमानी पर रोक लगाने में असफल रही, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत सारे अमानवीय प्रतिबंधों, प्रथाओं, रिवाजों, रीतियों को संवैधानिक कानून बनाकर खत्म कर दिया। तो देखिए, हमारे देश में जो मुख्य रूप से गुलामी की बात कही जाती है, मैं तो सीधे इस देश को गुलाम पुष्यमित्र शुंग से ही शुरू करता हूँ, लेकिन जो आम ऐतिहासिक बातें हैं वह 11 के बाद से शुरू होती है, और इसके पीछे भी जो बात कही जाती है उसके भी कई कारण हैं। तो हम मान लेते हैं कि 500 साल मुगल शासक, उसके बाद 200 साल ब्रिटिश हुकूमत। तो मुगल शासकों ने तो कतई टच नहीं किया यहाँ के मनुवादियों पर, उनके विधानों पर। हालांकि वो सुधार के उपाय और भारत में विकास के उपाय तमाम सारे करते रहे। अगर उन्होंने मस्जिदें बनवाई, तमाम सारे चीज़ बनवाए, तो मंदिर को भी सुविधा दी, लेकिन इस देश की जनता जो कराह रही थी मनुवाद में, उस पर कोई बहुत बड़ा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आइए, जब अंग्रेज शासक आते हैं तो वो जो मनुवाद के द्वारा पैदा हुई की गई तमाम तरह के रीति रिवाज, प्रतिबंध जो थे, लगभग करीब करीब कई दर्जन कानून बना करके उसको समाप्त कर दिया। उस प्रतिबंधों को आप भी जानते हैं। सती प्रथा से शुरू होता है, तमाम तरह के करों के साथ साथ जो यहाँ के मूल निवासियों पर प्रतिबंध थे, उनको भी कानून ला करके समाप्त किया गया। पॉइंट नंबर 8। भारत के तमाम समाज सुधारकों ने इस अमानवीय व्यवस्थाओं के प्रति कड़ा संदेश ही नहीं बल्कि आंदोलन भी खड़ा किया। इसमें अवर्ण सवर्ण सभी संतों का बड़ा योगदान रहा है। किसान नेता जो थे वो अपने अधिकार के लिए हमेशा जमींदारों से टक्कर लेते रहे। यह भी एक चीज़ चला है कि जो किसान आंदोलन है वो कोई नया नहीं है। किसान आंदोलन भी, चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो और चाहे अंग्रेज़ों का, उनका हमेशा टकराव होते रहा है, क्योंकि वो सारी ज़मीनें जो शासन सत्ता में थे, चाहे वो मुगल थे चाहे अंग्रेज थे,
वो सामंतों को पैदा कर दिया था और खेती को उसके अंडर कर दिया था। बाकी शेष लोगों को कृषि मजदूर और ये जो जमींदार टाइप के लोग थे वो न्यूनतम मजदूरी, ये कहा जाता था कि दिन भर में एक मुट्ठी अनाज तक पर निर्भर कर दिए थे और ऊपर से टैक्स भी लेते थे। तो आइए, ये बात एक अलग पॉइंट है। तो देखिए पॉइंट नंबर 9, आज़ादी के बाद 1950 26 जनवरी को भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महत योगदान से लागू हुआ, जिससे आम आवाम को हर तरह की आज़ादी व विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमने तमाम बलिदान दिए हैं इस देश के लोगों ने, सवर्ण भी अवर्ण भी, आपके पहाड़ी लोग भी और जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग भी और समतल भूमि पर रहने वाले लोग। ये अलग चीज़ है कि इतिहास में समतल भूमि पर जो सवर्ण लोग थे उनके नाम को ही आगे रखा गया, बाकी को पीछे छोड़ दिया गया और यह कोशिश नहीं की गई कि उनको भी इतिहास में, इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाए। बहुत कम जो बहुचर्चित थे उनका नाम भले कुछ आया, लेकिन विस्तृत उसमें जो ज्ञान है वो नहीं। आइए पॉइंट नंबर 10, आज़ादी के बाद भारत को क्या मिला था आप सभी जानते हैं। गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी, अशिक्षा, खेती की बुरी हालत के साथ संसाधनों की कमी भी मिली थी, लेकिन अधिकतर समस्याएं 1970 तक काफ़ी हद तक हल कर दी गई। आज़ादी मिलने के 20 सालों में, 20-22 सालों में यह देश जिन परिस्थितियों से जूझ रहा था उस पर लगभग धीरे धीरे 70 से 80% तक काबू पा लिया गया। यह उस समय के जो शासक वर्ग थे हमारे, उनकी अच्छी नीयत का परिणाम रहा कि भारत आज एक विकासशील रूप में आपके सामने है। आइए अगले पॉइंट, आज़ादी के बाद जो इस मुल्क में ठीक ढंग से न सुलझ सकी वह थी यहाँ के मनवादी व्यवस्थाओं से जकड़ दिए गए मूल निवासी दलितों आदिवासियों की स्थिति। अल्पसंख्यकों के गरीब तबके भी, क्योंकि कुछ सालों बाद मनवादियों ने छद्मवेश में शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने में कामयाब हो गए। तो फिर ये परिस्थितियां आज़ाद भारत में कैसे पैदा हो गई कि गरीबों का उत्थान उस ढंग से नहीं हुआ जिस ढंग से संविधान में बाबा साहब ने कल्पना की थी, यहाँ के लोगों ने कल्पना की थी। आखिर क्यों नहीं हुआ? आप सोच लीजिए कि जो मनवादी सोच के लोग थे वो धीरे धीरे शासन सत्ता का बागडोर अपने हाथों में लेने लगे और उनके जो ब्लड में, खून में जो सदियों से जो विरोध भाव था वह किसी न किसी रूप में प्रकट होकर के यहाँ के मूल निवासियों यानी दलितों के विकास में एक रोड़ा अटकाने लगा। पॉइंट नंबर 12, आज इस भारत में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक व महिलाओं के संघर्ष इसलिए तीव्र हुए हैं कि उन्हें समानुपातिक रूप से भागीदारी नसीब नहीं हुई और बल्कि उनके अधिकारों पर लगातार कैचियां चलते रही। जरूरत तो यह थी कि आज़ाद भारत में जो दबे कुचले लोग हैं उनको और महिलाओं को, इस जो पूरी दुनिया की आधी आबादी है, मनवाद के चक्की में जो पिसती रही हैं, उनके विकास पर हर तरह का अंकुश लगाया गया, उनकी स्वतंत्रता पर हर तरह का अंकुश लगाया गया, उनको बलहीन कर दिया गया, उनको घर में कैद कर दिया गया। उनके विकास के लिए बहुत ज़्यादा बातें
नहीं है ये। हालांकि संवैधानिक रूप से सभी को समान अधिकार मिला, जिसका लाभ तमाम महिलाओं को मिला है, लेकिन उस रूप में नहीं मिला जो उनका हक था। वह अभी भी आवश्यक है। पॉइंट नंबर 13, विभीषणों ने अपने सुखों के कारण अपने ही वर्ग जाति के तमाम सुविधाओं अधिकारों पर खत्म करने पर अपना मुंह बंद रखा और मानसिक गुलाम बने रहे। जो इस वर्ग से, जो दलितों से गए, जो अल्पसंख्यकों से गए, जो पिछड़ों से गए, जो आदिवासियों से गए, ये शासन सत्ता में पहुंचते ही अधिकतर, ऐसी बात नहीं कि सभी, अधिकतर ने अपने समाज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुख सुविधा से मतलब रखा। कुछ ने संघर्ष किया, लेकिन जितना करना चाहिए था, अगर वो चाहे होते तो आज ये परिस्थितियाँ वो समाज में नहीं रहती जो आज दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की है। आइए पॉइंट नंबर 14, कुछ वर्षों से आम आवाम को हर तरह से पंगु बनाने के तमाम रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, मगर इन प्रयत्नों को अब बेनकाब करती हुई आम आवाम पूरी तरह जागरूक है और नौकर से मालिक बने हुए मठाधीशों को रास्ता दिखाने में सक्षम हो चुकी है और अधिनायकवादियों में छटपटाहट है। लोकतंत्र में हमें मजबूत संविधान और जनतांत्रिक अधिकार मिले हैं और मुल्क बहुत बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है जहां किसी की भी मनमानीपन दीर्घजीवी नहीं हो सकता। तो देखिए, हम भारतवासी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले क्षेत्र के रूप में उपस्थित हो गए हैं। हमारी आबादी ऑन रिकॉर्ड लगभग 1 अरब 40 करोड़, यानी चीन की आबादी के लगभग हम बराबर हैं या उससे ज़्यादा भी। और पूरी दुनिया में जो आबादी है उसके हम लगभग 5वां हिस्सा में, चौथाई नहीं तो 5वां तो है। दूसरी चीज़ कि इस मुल्क ने कभी भी अधिनायकवादियों को बहुत ज़्यादा न पसंद किया, न बहुत दिनों तक टिकने दिया। अगर ऐसा लोग सोचते हैं, चाहे वो मनुवादी हों, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यह देखा गया है कि कोई भी वाद जब तक जनता के बीच में रहता है वह जनवादी होता है, वह समाजवादी होता है, वह समानुपातिक होता है और वो सामाजिक न्याय की बात करता है। लेकिन ज्यों ही शासन सत्ता में पहुंचता है, कभी कभी उसकी जो स्थितियां हैं वो बदल जाती हैं, जस्ट अपोजिट आती है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे शासन सत्ता भी सामने आए हैं जो जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहे हैं और उसका अच्छा लाभ भी मिला है। लेकिन इधर कुछ वर्षों से हमारे शासन सत्ता में, केंद्रीय सत्ता में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश की जनता फिर 17वीं शताब्दी में चला जाए, 11वीं शताब्दी में चला जाए, 5वीं शताब्दी में चला जाए। इसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील हैं और तमाम तरह के प्रतिबंध सामने लाकर कानून के रूप में पेश करके हमें, आपको, हम दलितों को, हम आदिवासियों को, इन महिलाओं को और पिछड़े और अल्पसंख्यकों को या गरीब जो हैं सवर्ण में भी, उनको पूरी तरह से एकदम अपने कैप्चर में रखना चाह रही है और सिर्फ विश्व स्तर पर ये ढिढूरा पीट रही है कि वो विकसित हो रहे हैं। इसलिए हमें, आपको यह देखना पड़ेगा कि उनकी बातें जो फैलाई जा रही है उसमें सच्चाई कितना है और हमारे पीछे, हमारे लिए, हमारी सुविधाओं के जो टोटा लगते चले जा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तभी इस अमृत काल में हमारे आपके आज़ाद होने का एक मकसद सिद्ध हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातें ही समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो लोगों को आप
शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें और इसी के साथ आपके जो विचार हों वो बिल्कुल हमें यूट्यूब पर भेजें। कुछ अगर जो समय हमें ऐसा देंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होगा और आपको बहुत सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से जो बातें हैं मैं आपको ज़रूर पेश करते रहूँगा, बताते रहूँगा, जो आपको एक चैतन्य स्थिति में रखेगा। इसी के साथ अपनी बात मैं यहीं स्थगित करता हूँ। आपका मित्र सोनकर शर्मा।